नमस्कार बच्चों, आज की अपनी इस वीडियो में हम अपनी क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर के थर्ड एंड फोर्थ यूनिट को जानेंगे, जिसमें आज हम ये समझेंगे कि आरंभिक भारतीय इतिहास का एक प्रमुख साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की क्या विशेषताएं थी और उसने भारत पर कब तक शासन किया। और साथ ही अपने फोर्थ यूनिट में हम दक्षिण भारतीय कुछ साम्राज्यों जैसे चोल, चेर, पांड्य और वहां की सरदारियों के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो आइए आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक्स की स्टार्टिंग से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हर टॉपिक्स को आप अच्छे से समझ पाएँ, इसलिए आप अपना फ़ोन रोटेट कर लीजिए ताकि आपकी वीडियो में डेडिकेशन या अटेंशन बनी रहे और आप हर टॉपिक को क्लियरली अच्छे से समझ सकें। तो अब आप लोग अपना फ़ोन रोटेट कर लीजिए। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैप्टर 2 की स्टार्टिंग यानी कि पार्ट 1 को नहीं देखा है तो जाइए पहले उसको देख लीजिए ताकि आप अच्छे से चैप्टर की स्टार्टिंग को समझ सकें और चैप्टर को अच्छे से क्लियरली जान पाए। तो आइए चैप्टर का थर्ड यूनिट एक आरंभिक साम्राज्य स्टार्ट करते हैं। एक आरंभिक साम्राज्य से यहाँ पे सीधा सा अर्थ है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य के पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। कब? 321 ईसा पूर्व में। इस साम्राज्य का जो सर्वप्रसिद्ध प्रमुख शासक था यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक को इस साम्राज्य का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है, जिसका शासनकाल 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, तो इस दौरान मौर्य साम्राज्य का एक बहुत ही विकसित चरण रहा, यानी कि इस समय मौर्य साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था ही और मौर्य साम्राज्य के इस शासक यानी कि अशोक के द्वारा ही साम्राज्य का विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण किया गया, जिसके द्वारा अशोक ने वर्तमान में उड़ीसा कहे जाने वाले कलिंग को अपने शासन के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में ही जीत लिया था। तो इसी सम्राट अशोक के द्वारा मौर्य साम्राज्य का विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण किया गया। यह सम्राट अशोक वही है जिसको चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को पियदस्सी के नामक जो एक शब्द बताया था, वह शब्द इन्हीं के लिए ही उपयोग में लाया जाता है, यानी कि सम्राट अशोक के लिए। तो आइए अब जानते हैं जो यह पूरा मौर्य साम्राज्य है, इसकी जानकारी के स्रोत क्या है। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत यानी कि वह कौन कौन सी चीजें हैं जिसके द्वारा हमको मौर्य साम्राज्य की जानकारी का पता पड़ता है। तो पहली जो हमारी चीज है वह है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यहाँ कौटिल्य शब्द से आप साधारण सार समझ लीजिए कि कौटिल्य को ही चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र पहला वह अभिलेखीय ग्रंथ है जिसके द्वारा हमको मौर्यकालीन राज्य की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि अर्थशास्त्र यानी कि कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया था उसके द्वारा हमको मौर्य साम्राज्य के कानूनों, उसके मंत्रिपरिषद, साथ ही वहाँ के अधिकारियों तथा उनके कर्तव्यों के बारे में एक संक्षेप में जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जिसके द्वारा मौर्य साम्राज्य की जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकती है, क्योंकि यह मौर्य साम्राज्य की कार्यप्रणाली का एक विस्तृत ब्यौरा देता है। फिर हमारा जो दूसरा जो स्रोत है मौर्यकालीन समाज के बारे में जानने के लिए वह है अशोक के अभिलेख। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अशोक मौर्य साम्राज्य का एक प्रमुख शासक था, तो अशोक के अभिलेखों से हमें अशोक के विचारों तथा उसके साम्राज्य के प्रति जो अवधारणाएं थी उसके बारे में अच्छे से जानकारी मिलती है। तो इसके द्वारा भी हम मौर्य साम्राज्य की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमारा जो थर्ड स्रोत है मेगस्थनीज की इंडिका। मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त करने का जो तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत है वो है मेगस्थनीज की इंडिका। मेगस्थनीज यूनानी एक राजदूत था जो मौर्य साम्राज्य में एक दूत के रूप में बनकर के आया था। इसके द्वारा मेगस्थनीज की इंडिका के द्वारा हमको मौर्य साम्राज्य के सांगठनिक विस्तार यानी कि नगरीय प्रशासन तथा सामाजिक स्थिति का ब्यौरा मिलता है, जो हमें मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था साथ ही अर्थव्यवस्था के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करता है। कौन? मेगस्थनीज की इंडिका। तो हमारा जो चौथा स्रोत है मौर्य साम्राज्य की जानकारी का वह है बौद्ध तथा जैन धर्म के साहित्य। बौद्ध तथा जैन धर्म में लिखे गए ग्रंथ। जैन ग्रंथों से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में और तथा बौद्ध ग्रंथों से अशोक के जीवन के बारे में पता पड़ता है कि इन दोनों धर्मों ने ही इन दोनों शासकों के ऊपर क्या अपना प्रभाव डाला कि जिससे यह इस साम्राज्य के प्रमुख धर्म बन करके उभरे। और साथ ही मौर्य साम्राज्य की जानकारी का हमारा एक प्रमुख स्रोत है मूर्तिकला, मौर्यकालीन मूर्तिकला।
साधारण से अर्थों में आप मान लीजिए कि मौर्यकालीन मूर्तिकला हमको सीधे से अर्थ में ये बताती है कि मौर्यकालीन यानी कि उस समय पे कला किस प्रकार की थी, लोग किस प्रकार की मूर्ति बनाते थे और किस प्रकार का उनका कला का ज्ञान था। यह मौर्य साम्राज्य जानकारी प्राप्त करने का काफी अभूतपूर्व और महत्वपूर्ण स्रोत भी माना जाता है। किसको? मूर्तिकला को। मौर्यकालीन मूर्तिकला मौर्य साम्राज्य जानकारी प्राप्त करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत भी माना जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पूरा प्रशासन कैसे चलता था। यह साम्राज्य इतना बड़ा था, इस पूरे साम्राज्य में पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, पूरे प्रशासन किस प्रकार से चलता था। तो साम्राज्य का प्रशासन, मौर्य साम्राज्य के शासकों ने संपूर्ण साम्राज्य में शासन व्यवस्था तथा प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए साम्राज्य को मुख्यतः 5 भागों यानी कि पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी में बांटा हुआ था। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की जो पहले राजधानी थी वह थी राजगीर, बाद में उसको बदल करके पाटलिपुत्र में बदल दिया गया था। और साथ ही पाटलिपुत्र राजधानी होने के साथ साथ उसके अलावा 4 प्रमुख केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी को भी केंद्र का 5 राजनीतिक केंद्र बनाया गया था, जिसके द्वारा संपूर्ण साम्राज्य में शासन व्यवस्था को चलाया जाता था। मौर्य साम्राज्य में प्रशासन का जो दूसरा स्वरूप था वह था केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन के अंतर्गत सम्राट संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी होता था, जिसके मंत्रिमंडल में मंत्रीगण, सेनापति, पुरोहित तथा उसके अन्य अधिकारी शामिल होते थे। और साम्राज्य के सम्राट का वहाँ के कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका तीनों पर ही अपना शासन होता था। यानी कि शासन का जो केंद्रीकृत रूप था वह कैसा था? केंद्रीकृत। शासन पूर्ण रूप से किसके द्वारा चला जाएगा? केवल एक केंद्र यानी कि राजा के द्वारा हर नियम और निर्णय लिए जाएंगे। साथ ही साम्राज्य का जो प्रशासन का जो एक तरीका था वह था नगरीय प्रशासन, यानी कि वहाँ के नगरों में प्रशासन को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया था। उनके लिए अलग अलग कुछ समितियां बनाई गई थी, जैसे कि शिल्पकला समिति, वैदेशिक समिति, जनगणना समिति, व्यापार वाणिज्य समिति, वस्तु निरीक्षण समिति और साथ ही कर समिति। ये समितियां नगरीय प्रशासन को अच्छे रूप से चलाती थी। इन समितियों का कार्य यह था कि शिल्पकला समिति नगरों के उद्योग तथा शिल्प उत्पादन के कार्यों की देखरेख करती थी। साथ ही वैदेशिक समिति विदेशियों के रहने तथा उनके सुरक्षा का कार्य करती थी। जनगणना समिति का कार्य जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण करना था। व्यापार और वाणिज्य समिति का कार्य व्यापार वाणिज्य की देखभाल, माप तौल का निरीक्षण तथा बाजार को नियंत्रित करना था। साथ ही वस्तु निरीक्षण समिति का कार्य विनिर्मित वस्तुओं को निरीक्षण करना तथा उनकी बिक्री का प्रावधान करना कि वे वस्तुएं किस आधार पर बेची जाएंगी। और साथ ही जो अंतिम कर समिति थी, इसका कार्य था बेची गई वस्तुएं यानी कि जो भी वस्तुएं बेची जाती थी उनसे नगरों से कर एकत्रित करना, टैक्स एकत्रित करना। तो और साम्राज्य का जो एक दूसरा स्वरूप था सैन्य प्रशासन, यानी कि पूरे साम्राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था सैन्य रूप से कैसे बनी हुई थी, उसको भी 6 भागों में बांटा गया था, जिसमें वह एक समिति तथा 6 उपसमितियां 6 उपसमितियों के द्वारा संपूर्ण साम्राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था चलाते थे। तो पहली समिति का कार्य नौसेना का संचालन, दूसरी समिति का कार्य यातायात और खान पान की देखरेख करना, तीसरी समिति का कार्य पैदल सैनिकों का संचालन करना, चौथी समिति का कार्य घुड़सवारी सैनिकों का संचालन करना और साथ ही 5वीं समिति का कार्य रथारोहियों का संचालन करना और अंतिम 6ठी समिति का कार्य अश्वरोहियों यानी कि घुड़सवार हाथी सवार सैनिकों का संचालन करना था। इसमें से जो हमारी जो दूसरी समिति थी, दूसरी समिति का कार्य कुछ विशेष प्रकार का था, जैसे कि दूसरी समिति का जो विशेष प्रकार का कार्य था वह ऐसा था कि उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था ऐसे ही करनी पड़ती थी, सैनिकों के भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था, साथ ही जो सैनिक होते थे उनकी देखभाल और शिल्पकारों तथा सेवकों की नियुक्ति यानी कि भर्ती करने का कार्य भी इस दूसरी समिति का कार्य ही होता था, जिसके द्वारा संपूर्ण साम्राज्य में सैन्य प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जाता था। फिर सुचारू आवागमन भी साम्राज्य का एक प्रमुख प्रशासनिक अभिलक्षण था, जिसके द्वारा संपूर्ण साम्राज्य में प्रशासन चलाया जाता था। सुचारू आवागमन साम्राज्य का एक प्रमुख प्रशासनिक अभिलक्षण इसलिए था क्योंकि राजधानी से प्रांतों तक जाने के लिए कई सप्ताह या फिर महीने भी लग जाते थे, जिसके लिए नदी तथा भूमार्गों दोनों का प्रबंध था। इसलिए अवश्य ही यात्रियों के खान पान तथा सुरक्षा का जो माध्यम था, सुरक्षा की जो व्यवस्था की गई थी वह कौन थी? सेना ही रही होगी थी। तो इन 5 विधियों के द्वारा, इन 5 अभिलक्षणों के द्वारा संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को चलाया जाता था। इन 5 व्यवस्थाओं के द्वारा ही संपूर्ण साम्राज्य में शासन किया जाता था मौर्य लोगों के द्वारा।
तो आइए अब जानते हैं सम्राट अशोक द्वारा चलाए गए धम्म के बारे में, यानी कि धम्म की विशेषताओं के बारे में। तो होता यूं है कि सम्राट अशोक द्वारा अपने शासन के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व, यानी कि अपने शासन के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें वह विजयी स्थापित होते हैं, विजयी प्राप्त करते होते हैं। तो सम्राट अशोक द्वारा कलिंग युद्ध यानी 261 ईसा पूर्व से 2 वर्ष पहले ही, यानी कि 263 ईसा पूर्व में ही बौद्ध धर्म को अपना लिया जाता है और वह बौद्ध धर्म के अनुयायी हो जाते हैं। और जब वह 261 में कलिंग का युद्ध लड़ते हैं, जिसमें वह विजयी भी होते हैं, तो उस युद्ध में उनके द्वारा कम से कम 1 लाख लोगों की हत्या हो जाती है उनके द्वारा, जिसकी वजह से उनका मन काफी दुखी हो जाता है और जिसके पश्चात उनके मन में मानवता के प्रति दया उमड़ती है और वह अपने इस कार्य यानी कि 1 लाख लोगों को मारने को लेकर के काफी दुखी हो जाते हैं। अपने द्वारा कम से कम 1 लाख लोगों को मारे जाने के कारण उन्होंने क्या किया कि अब हमेशा के लिए युद्ध को बंद कर दिया और एक धम्म यानी कि धम्म की शुरुआत की, जिसके द्वारा उन्होंने अपनी प्रजा तथा अपने सैनिकों को कुछ निर्देश दिए थे। तो आइए अब जानते हैं कि धम्म क्या है। धम्म का साधारण सा अर्थ आप समझ लीजिए, धर्म। और ये जो अशोक का ये जो धम्म था, यह कोई धर्म या फिर धार्मिक प्रणाली ना होकर के अपने नागरिकों और सैनिकों के लिए कुछ नैतिक नियमों का अनुसरण करना था। यानी कि अशोक के द्वारा अपने सैनिकों और अपने नागरिकों को कुछ नैतिक नियम बताए गए थे, जिसको धम्म के नाम से जाना जाता था। तो आइए धम्म की क्या विशेषताएं हैं, जैसे कि सत्य बोलना। अशोक के द्वारा अपने सैनिकों और अपनी प्रजा को यह निर्देश दिए गए कि व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए अपने जीवन में। और साथ ही उसकी दूसरी विशेषताएं अशोक द्वारा यह बताई गई कि व्यक्ति को अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, अर्थात हमें अपने भावावेश तथा भावनाओं पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए। और नैतिक जीवन के द्वारा सम्राट अशोक यह निर्देश देना चाहता था कि व्यक्ति को नैतिक जीवन एवं सदाचारिता के जीवन के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए, सदाचारिता के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए और हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। बड़ों के आदर के अंतर्गत वह यह बताना चाहता था कि हमें अपने माता पिता, गुरुजनों, साथियों, भिक्षुओं तथा मित्रों का आदर करना चाहिए तथा साथ ही अपने दासों के प्रति उदारता बरतनी चाहिए। और सर्वप्रमुख विशेषता जो वह धम्म की बताता है वह है सभी धर्मों का सम्मान। यानी कि अशोक के द्वारा अपनी प्रजा तथा अपने अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर आप धम्म के बारे में जान चुके हैं और धम्म की क्या विशेषताएं हैं वह भी अच्छे से समझ चुके हैं। तो आइए अब जानते हैं मौर्य साम्राज्य को भारतीय इतिहास का एक प्रमुख तथा महत्वपूर्ण साम्राज्य क्यों माना जाता है। जैसे कि आप टॉपिक देख ही रहे हैं, मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। तो मौर्य साम्राज्य को आरंभिक तथा प्राचीन भारतीय इतिहास का एक समृद्ध तथा एक शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता है, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 321 ईसा पूर्व में की गई थी। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 321 ईसा पूर्व में की गई थी। साम्राज्य की स्थापना के साथ, यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ साथ ही भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई थी। जैसे कि आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, उसी दौरान ही इस साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो भारतीय साम्राज्य की स्थापना के साथ साथ भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई थी, क्योंकि इस समय पूरा भारत राजनीतिक तौर पर एकजुट रहा था। क्योंकि मौर्य साम्राज्य आमतौर पर लगभग संपूर्ण भारत में शासन कर रहा था और इसीलिए राजनीतिक तौर पर संपूर्ण भारत एकजुट था। और इस साम्राज्य के सर्वप्रसिद्ध शासक यानी कि सम्राट अशोक को सबसे शक्तिशाली और सबसे परिश्रमी शासक माना जाता है, जिसने आज तक कभी भी अपने नाम के साथ कोई बड़ी बड़ी उपाधियां नहीं जोड़ी थी। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं, दक्षिण के कुछ राजाओं द्वारा अपने आप को देवतुल्य तथा स्वर्गपुत्र जैसी कई उपाधियां के साथ जोड़ा गया था, किंतु सम्राट अशोक द्वारा अपने नाम के साथ ऐसी कोई भी बड़ी बड़ी उपाधियां नहीं जोड़ी गई थी। और साथ ही मौर्य साम्राज्य को महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जाता है क्योंकि मौर्य साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक अशोक को वर्तमान 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा आज भी अपना प्रेरणा का स्रोत माना जाता है, क्योंकि उनके कार्य आज भी काफी महत्वपूर्ण तथा जाने माने जाते हैं।
और मौर्य साम्राज्य को इसकी विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था, मौर्य साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, इसी के कारण यह लगभग 150 साल, यानी कि इसने लगभग 150 सालों तक भारत पर शासन किया, जिसकी संभावना, जिसके बारे में सोचना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है कि लगभग 150 सालों तक मौर्य साम्राज्य ने भारत पर शासन किया। तो मौर्य साम्राज्य को भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य क्यों माना जाता है, ये विशेषताएं आप यहाँ पर जान चुके हैं। तो बच्चों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। तो अपने चैप्टर का 4th यूनिट यानी कि दक्षिण के नवीन सिद्धांत, इसमें चोल चेर पांड्यों के बारे में जो हमको जानना है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने एक प्रीशियस कमेंट करना मत छोड़ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।